जय हिंद दोस्तों। आज हमें राजभाषा और स्थानीय स्वशासन यानी नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिकाएं, जहां से दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आ ही जाते हैं एग्जाम में। चलिए बिना समय गवाए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज मैं आंसर बंद नहीं कर पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। लास्ट वीडियो है, कल एग्जाम है, परसों मतलब 12 तारीख को, 12 अक्टूबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा या राज्य की भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया दी गई है? प्रक्रिया याद रखिएगा। अगर प्रक्रिया की बात होगी तो 345। मैं आपको हाईलाइट करता रहता हूँ प्रक्रिया, क्योंकि प्रक्रिया पे क्वेश्चन आते हैं। 343 भी पूछा जाता है। तो 343 संघ की राज्यभाषा के संबंध में बात करता है, ठीक है। 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के गठन की बात करता है। वहीं 46 की बात करें तो दो राज्यों के बीच जो पत्र लेटर इधर उधर जाएंगे, बातचीत होगी, वह कैसे होगी उसके बारे में बात करता है, ठीक है। स्टार वाला छोड़ो, स्टार वाला गलत क्वेश्चन होगा या गलत आंसर होगा, छोड़ो। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? देखो, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? नहीं, वह राज्य भाषा है। 8वीं अनुसूची में अंगिका भाषा का उपयोग मतलब शामिल नहीं की गई है, और ये कोई बाध्य चीज नहीं है, ये वाला सही है। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। बोडो को 92वें संविधान संशोधन 2003 में मिलाया गया था, बस इतना याद रखो। बोडो 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003। 4 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर नहीं, प्राथमिक स्तर पर, यहाँ पे फंसाया गया, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो ये 350 का के अंतर्गत है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपात 352 में है, उससे थोड़ा पहले मातृभाषा की बात कही गई है। 5 नंबर, जो अभी पढ़े थे 344 के तहत आयोग या समिति बनाई जा सकती है। तो पहली पहली राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था, किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो 1955 में हुआ था, बीजी खेर की अध्यक्षता में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 344 के अंतर्गत आयोग या गठन समिति का गठन होता है। प्रथम राज्य की भाषा आयोग 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई? 2003 में संथाली जोड़ी गई, हम देख लेते हैं। 92वां संविधान संशोधन 2003 में, 92वें संविधान संशोधन 2003 में एक तो बोडो, एक डोगरी, एक मैथिली, एक संथाली। याद कैसे रखें? तो आपने बचपन में गणित में पढ़ा होगा, बोर्ड मास, बोर्ड मास, ठीक है। तो बोर्ड मास में वो हटा दो, बोर्ड में से बी और डी और एम और यस, ये हम हटा दो। तो बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 2003 में 92वें संविधान संशोधन, ठीक है। तो सब और भी देख लेते हैं, इनके साथ साथ और भी देख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछा जाता है। तो एक तो 92वें संविधान संशोधन हो गया, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 2003 में जोड़ी गई। एक है 1992 में 71वां संविधान संशोधन, इसमें नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी जोड़ी गई थी। नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, ठीक है। तो इससे पहले 1967 में 21वें संविधान संशोधन। तो देखो कैसे याद रखोगे, 21वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 67 में। फिर 21 के बाद 71 आता है, 71, 71 हुआ 92 में। तो 92 यहाँ से पकड़ो, यहाँ आ जाओ, 92 संविधान संशोधन। तीन हुए हैं, 21वां, 71वां, 92वां। तो 21वां, 71वां, 92वां। 21वां हुआ 1967 में, 71वां 1992 में, और 92 2003 में। 21वें में सिंधी जोड़ी गई थी, सिंधी, ठीक है, सिंधी जोड़ी गई थी। अब 22 भाषाएं हैं, यहाँ भी याद रखिएगा कौन कौन सी पूछा जाता है। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। आप कंफ्यूज यहाँ पे होंगे, नेपाली, तो नेपाली भी जोड़ी गई है, ठीक है। और आप क्या कंफ्यूज होंगे, और तो सब अपने यहाँ की हैं। असमिया असम की, बंगाल की बंगला, गुजरात की गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, सब यहीं की है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिससे उनकी संख्या 22 हो गई? तो अभी पढ़कर आए थे, 91वें संविधान संशोधन था 2003 में। अभी सब रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, 91 नहीं, 92 था, क्योंकि 71वां संविधान संशोधन 92 में था, ठीक है। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में था, और 92वां संविधान संशोधन 2003
2003 में था। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो भोजपुरी नहीं है, आपको पता है। 10वां, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? संस्कृत पहले से थी, पंजाबी पहले से थी, सिंधी और कोंकणी को जोड़ा गया। सिंधी को सबसे पहले जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन, और कोंकणी को जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन। 11, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थानी नहीं सम्मिलित है क्योंकि वहां हिंदी ज्यादातर बोली जाती है, तो ऐसे याद कर सकते हो। 71वें संविधान संशोधन की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? तो 71वां में देखो बोडमास वाली नहीं आएगी, बोडमास वाली नहीं आएगी, सिंधी भी नहीं आएगी क्योंकि सिंधी सबसे पहले जोड़ी गई, ठीक है। बोडमास वाली आएगी नहीं। मणिपुरी, कोंकणी, कोंकणी कश्मीरी, नेपाली, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ये तीनों आएंगी। नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, ये 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, ठीक है। यहाँ स्टार बना हुआ है तो यहाँ पे चलते हैं। 15, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राज्य की भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है, अभी 22 है, ठीक है, 22 है। ठीक है, 22 से 22 याद रखिएगा। स्टार्टिंग में कितनी थी? तो एक स्टार्टिंग में कितनी थी, 1 मिनट में बताइएगा। 16। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो उत्तराखंड ने अपने राज्य की द्वितीय भाषा संस्कृत को बनाया है 2010 में, ठीक है। 2019 में हिमाचल प्रदेश संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने वाला दूसरा राज्य बन गया था, तो दोनों याद रखिएगा। 17, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक लोग हैं? तो यहाँ हिंदी दिया नहीं है तो आप क्या लगाओगे? बंगाली। तो बंगाली हिंदी के बाद दूसरे नंबर पे बंगाली बोली जाती है, तीसरे पे मराठी बोली जाती है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए 2-3 क्वेश्चन और फिर स्थानीय सुशासन पे चलेंगे। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का कौन सा अवरोही क्रम है? सबसे पहले दिल्ली, उसके बाद बंगाल, दिल्ली में बोल रहा हूँ, सबसे पहले हिंदी और फिर बंगाली, बंगाली के बाद मराठी, यानी कि यहाँ पर 1 और 2 दिया गया है तो वही सही होगा। तो ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, फिर बंगाली बोली जाती है, फिर मराठी बोली जाती है। ये 3 लाइन्स को याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे बताया गया है, और फिर यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाली, मराठी, फिर तेलुगु, फिर तमिल, ठीक है, और हिंदी तो स्टार्टिंग में होगी ही होगी। 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? तो बलूचिस्तान आप जानते हैं, जो अपना गुजरात के उधर जाएंगे तो पाकिस्तान पड़ेगा, ईरान के पास में बलूचिस्तान एरिया है, इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है। तो ब्राहुई जो है वह द्रविड़ परिवार की भाषा है जो बलूचिस्तान में बोली जाती है। 21, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। किनको सरकार ने क्लासिकी भाषा घोषित किया है? तो क्लासिकी भाषा केवल कन्नड़ और तेलुगु को घोषित किया है। यह भी इम्पोर्टेंट है, क्लासिकल भाषा पूछी जाती है। तो कुल 6 थी, लेकिन करंट अफेयर्स में ये चेंज हुई है। करंट अफेयर्स इसके लिए आप पढ़ के आइएगा, करंट अफेयर्स में चेंज हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। करंट अफेयर्स में इसी वर्ष चेंजेस हुए हैं, ठीक है। अब चलते हैं स्थानीय स्वशासन की तरफ। यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम्स में। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? तो मैटकॉफ ने कहा था। मैटकॉफ को भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं जिनमें उनकी आवश्यकता का लगभग सब कुछ उपलब्ध है और वे काफ़ी हद तक किसी भी वैदेशिक संबंधों से स्वतंत्र, यानी कि तारीफ की थी मैटकॉफ ने 1830 में, ठीक है। मैटकॉफ और रिपन ये 2 ठीक आदमी थे बाकियों की तुलना में। 3 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु क्या परामर्श देता है? तो ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में बात करता है, जो 2015 में पूछा गया था। पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो 73वें संविधान संशोधन से ये काम हुआ था, मूल संविधान में नहीं था,
प्रस्तावना में नहीं है, नीति निर्देशक तत्वों में नहीं किया गया है। 73वें संविधान संशोधन से किया गया है। 5 भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल 1993 में जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां और 74वां। 6 नंबर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किए 1993 में किए गए? 73वां 74वां। क्वेश्चन बहुत आता है। 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो पहले 64वां आया था, उसको संशोधित करके ये काम किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन, पहले यही याद कर लो, पंचायती राज 73वां और नगर पालिका वाला 74वां, शहरी वाला 74वां, हर जगह वही क्वेश्चन 73वां। तो हम आगे बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ 73वां पंचायती राज व्यवस्था। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि भारत के संविधान में पंचायतों नगर पालिकाओं से संबंधित जब संशोधन हुए तो भारत का प्रधानमंत्री कौन था? पीवी नरसिम्हा राव साहब प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव के समय काफी काम हुए ऐसे जो आज तक याद किए जाते हैं। अब उसको बाई लक कह सकते हैं या बाई चांस कह सकते हैं या उनकी दूरदर्शिता कह सकते हैं व कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ 1991 और 96 के मध्य काफी काम हुए जो आज तक इम्पैक्टफुल हैं। ठीक है, 12 नंबर, कोई दूसरा काम बताएंगे आप पंचायती राज के अलावा? 29 कार्य जो पंचायती राज संस्थाओं को मिले हैं वह किस अनुच्छेद में है? तो 243 जी में है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बीपीएससी ने 2020 में पूछा है, तो आप जानिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तेरह, पंचायत से संबंधित जो 73वां संशोधन था उसमें क्या क्या था? पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए व्यवस्था थी क्या? महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के लिए आरक्षण था क्या? राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण था क्या? 11वीं अनुसूची में दिए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप हस्तांतरण था क्या? तो इसमें सभी चारों थे। एक बार पढ़ लीजिएगा, 73वें संविधान संशोधन में नियमित चुनाव भी थे, महिलाओं को आपने देखा होगा आरक्षण मिलता है तीनों स्तर पर, यानी कि ब्लॉक लेवल पे और ग्राम लेवल पे और ग्राम पंचायत लेवल पे, सभी जगह जो भी 3 होते हैं। ठीक है, 29 विषय होते हैं, ये भी पता है आपको। संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी सूची जोड़ी गई? तो 11वीं सूची जोड़ी गई थी। 10वीं दल बदल से संबंधित थी, 9वीं भूमि वाली जो बात है उससे संबंधित थी और फिर 12वीं नगर निगम से संबंधित थी, यानी शहरी निकाय से। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 कार्य बताए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत है? तो राज्य का विधानमंडल अधिकृत है 243 गा के तहत। 17, पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा, यह सही है। ठीक है, सही है। ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, करती ही है। प्रत्येक राज्य ग्राम मध्य जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा, ये जरूरी नहीं था। जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे, सही बात है। सबके लिए त्रिस्तरीय बात नहीं थी, बीच वाला छोड़ भी सकते थे, ऐसी बातें थी। मध्यवर्ती और जिला स्तर, ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, फंसाने वाला क्वेश्चन बन सकता है। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो ग्राम है, फिर खंड है, फिर जिला है, आप जानते होंगे। ब्लॉक, आप वीडियो की भर्ती आते भी हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, फिर वीडियो आता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है। 19, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा? तो 20 लाख जनसंख्या के नीचे अगर है तो मध्यवर्ती नहीं होगा। 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। पंचायत में प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि जो होती है उससे 5 वर्ष होता है, चाहे चुनाव की घोषणा हो उससे भी नहीं, परिणाम की घोषणा से भी नहीं, सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से भी नहीं। कई लोग इसको लगा देंगे, तो ये भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। 21, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, 6 माह के अंतर्गत निर्वाचन करा लेने चाहिए। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है? ये छत्तीसगढ़ वाले बहुत स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछते हैं। ये छत्तीसगढ़ वालों की एक नई तरीके की क्वेश्चन पूछने की कला है, जिसको यूपीएससी ने भी उठा लिया कि भाई हम ये 7 स्टेटमेंट दे देंगे, करते रहो।
तो 1-2 क्वेश्चन में यूपीएससी ने 7-7 क्वेश्चन में स्टेटमेंट डाल दी है। ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं क्या? 20 नहीं हो सकते। ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित है तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं। पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लॉटरी द्वारा निर्णय होता है। क्या लॉटरी द्वारा? मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते और मतदान कर सकते हैं। कौन कौन सा सही है? दूसरा, तीसरा और छठा। दूसरा सही है, तीसरा सही है और छठा सही है। ठीक है। तो मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते और मतदान कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है, ये भी इंटरेस्टिंग चीज है। तो ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित है तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं, ये तो मुझे पहली बार पता चला। ठीक है। हो सकता है आप लोगों को भी पहली बार, कई लोगों को पता हो कि पंच भी नामित होते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो इसमें लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है वह संबंधित नहीं है। जन स्वास्थ्य, जन उपयोगी सेवाएं, स्वच्छता का प्रबंध, ये तीनों सम्मिलित हैं। ठीक है। चलिए 24 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा आता है, सार्वजनिक अनुशासन नहीं आता है। अनुशासन के लिए तो पुलिस चौकी होती है ना। 25 भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू थोड़ी आएगा पंचायत के अंतर्गत, न्यायपालिका का कार्य है। चलिए स्टार वाला छोड़, क्योंकि स्टार वाला गलत होगा क्वेश्चन। 27 भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और उसे संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। हाल के 9A में नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगरपालिकाएं हो सकती हैं, नगरपालिका परिषद और नगर निगम। दूसरा गलत है, पहला सही है, इसलिए आंसर केवल 1 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ 3 प्रकार के दी गई हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। नगर पंचायत आप आसपास के जो कस्बे हैं आपके गांव के आसपास, उन कस्बों में नगर पंचायत होती है। फिर नगर पालिका आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, जैसे बड़े शहर है। नगर निगम उससे भी बड़े शहर, जैसे कि लखनऊ हो गया, वहाँ नगर निगम होगा। हाँ, नगर निगम से याद आया, उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है? 17 नगर निगम है। 17वां नया नगर निगम शाहजहांपुर को बनाया गया है। शाहजहांपुर में 3 व्यक्ति ऐसे हुए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति दे दी जान की, और वह तीनों शाहजहांपुर से आते थे। उनके नाम अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। तो पंचायतों को स्वीकार किया गया है, केवल 1 सही है। ठीक है। क्योंकि 73वां पूछा गया ना, देखो यहाँ फंसा सकता है। 73वां पूछा गया, आदमी कहेगा हाँ सही तो है, लेकिन स्थानीय जो शहरी वाली बात है वो 74वें में है, 73वें में नहीं है। पंचायत के चुनाव कराने हैं तो निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। याद रखिएगा, चुनाव आयोग के द्वारा नहीं लिया जाता। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा। थर्ड, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय फिर वही राज्य सरकार द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? आप जानते हैं 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। तो पंचायती राज राज्य सूची में है, तभी तो वह राज्य सरकार निर्णय लेती है। पंचायती राज फिर वही राज्य की सूची, पंचायत राज्य व्यवस्था फिर वही राज्य सूची में आता है। पंचायती राज्य सम्मिलित है तो फिर वही राज्य सूची में। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, देखो। पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष बाद, ये ध्यान रखिएगा। जितना लोकसभा उतना ही विधानसभा उतना ही पंचायत चुनाव। ठीक है, 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष। 36, निम्नांकित में कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो 74वां संविधान संशोधन नहीं, 73वां। ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य था, मध्य प्रदेश पहला राज्य था। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। 73वें संविधान संशोधन का पालन सबसे पहले किसने किया? तो मध्य प्रदेश ने तुरंत पालन कर लिया। मध्य में था, कहा हम मध्य से एक सारी और प्रवाहित करेंगे। ठीक है, मध्य में हम पहले ही अपनाएंगे, फिर सभी लोग अपना लेना, मतलब याद हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल, किसी को नहीं भूलना चाहिए। 24 अप्रैल 24 अप्रैल 24 अप्रैल। तो भैया बताओ 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और साथ में 22 मार्च को बता दो, क्योंकि अभी मैंने वीडियो बनाया है
उसमें आप जाकर के देख सकते हैं दिवस वाला। पीसीएस के लिए प्लेलिस्ट बनी है 10 मिनट की सीरीज, उसमें चीजें मिल जाएंगी आपको। 40 नंबर, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित है, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। क्यों कर रही थी भाई? कर ही नहीं रही। 73वें संविधान संशोधन के तहत साथ में ही मिल गया। ठीक है, ये तो स्टार बने हैं, तो स्टार वाले हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गलतियां होंगी, क्या फायदा टाइम वेस्ट करें। 44, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन साथ ही में सब कुछ हो गया था। ठीक है, हमारे यहाँ महिलाओं के लिए काफी काम किए गए हैं। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित है। अब राज्यसभा और लोकसभा, सॉरी, राज्य विधानसभा और लोकसभा में भी चीजें कही गई हैं। संविधान संशोधन कौन सा है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 46, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद लेता है, तो 243 घा। घा मतलब घर, घर में रहती हैं महिलाएं, इसे याद कर लो। हम बिल्कुल नहीं कहते घर में रहती हैं, वह आपने बाहर भी काम करती हैं, वह घर में कैद रख नहीं रखा जाता। मेरा मतलब वह नहीं है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे कौन क्या करते पता नहीं। मैं बस याद करने के लिए घा बता दिया। आपको 243 नहीं याद होता, मुझे पता है कि महिलाएं जो है वह किसमें गारंटी मिली है, तो मैंने 243 घा घर से कनेक्ट कर दिया। आपको भी याद रहेगा, मुझे भी याद रहेगा। 47, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है, तो 243 डी। घा, का खा गा घा, तो ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ अनुसूचित जाति की बात, जनजाति की बात करेंगे तो ए बी सी डी, और वहां क्या था, का खा गा घा। ठीक है, यहाँ क्या था, घा। 1/3 प्रतिनिधित्व महिलाओं को घा में था। ए बी सी डी, का खा गा घा, दोनों याद रखेंगे। ठीक है, 48 स्टार बनाए, छोड़ देंगे। 49, किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 50% आरक्षण है, तो बिहार में भी है, उत्तराखंड में भी है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। जब क्वेश्चन पूछा गया था तो चारों में है। वाह। 50, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित, तो यहाँ 1/3 ही है, अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में 1/3 ही है। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता, इम्पोर्टेंट है। क्यों नहीं लागू होगा? शायद वहां अनुसूचित जातियों की संख्या ही ना हो या बहुत कम हो। ठीक, तो अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है वह अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, इतना याद रखिएगा। राज्यों के निम्नांकित में से किस समूह पर पेशा अधिनियम प्रवर्तनीय नहीं है। पेशा आप जानते हैं, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम है, तो असम, मेघालय, तमिलनाडु में नहीं है, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशा कई बार पूछा गया है। वर्तमान में 10 राज्य हैं, एक तो आंध्र प्रदेश, से अलग हुआ तो तेलंगाना होगा। इनके पास वाला कोई है क्या? नहीं है, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर ऊपर जाएंगे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ अटैच हुआ है, और छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश भी आ जाएगा। ठीक है, फिर झारखंड, क्योंकि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से टच होता है। फिर मध्य प्रदेश है तो महाराष्ट्र इधर टच हो रहा है, महाराष्ट्र से गुजरात टच होता है, गुजरात से राजस्थान टच होता है। हिमाचल प्रदेश बस याद रखिएगा। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 10 याद हो गए। कहाँ से चलेंगे? हम चलेंगे आंध्र प्रदेश से, याद ही करा देते हैं आपको। हम आंध्र प्रदेश से चलेंगे, तेलंगाना होते हुए छत्तीसगढ़ जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे, उड़ीसा से झारखंड होंगे, और छत्तीसगढ़ था तो मध्य प्रदेश होंगे, महाराष्ट्र आएंगे, महाराष्ट्र गुजरात, गुजरात से राजस्थान, तो हिमाचल प्रदेश ऊपर याद रखिएगा। ठीक है, याद हो गया होगा, 1-2 बार और देख लेना। पंचायत अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका है? तो क्या भूमिका है? ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमिका हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। यस। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। यस। किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा इनके पास नहीं होता, खनन के पट्टे की बात नहीं है। 54, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? लघु जलाशयों की योजना, यस। सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण, यस। जनजातीय उपयोजनाओं पर नियंत्रण, यस। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य, यस। तो
छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के बारे में दिया है नीचे, तो उसको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ग्राम सभा का अभिप्राय है, तो ये ध्यान रखो, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में जितने पंजीकृत लोग हैं उन्हें ग्राम सभा कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ग्राम सभा ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, जितने पंजीकृत मतदाता हैं उनको कहते हैं, ठीक है। ये तो छत्तीसगढ़ वाला होगा। हाँ, ये देखो, हम तो इतना पूछेंगे, इतना पूछेंगे। अब स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है वही याद कर लो। 6 सही नहीं है, 7 सही नहीं है, 8 सही नहीं है। नहीं, हमने गलत कर दिया, इतने स्टेटमेंट होते ना। 5 सही नहीं है, 6 सही नहीं है और 7 सही नहीं है, ठीक है। 5, 6, 7 पूछा क्या है, सही नहीं है। बाकी याद कर लो। विधानसभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है। राज्य विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा में भी यही है। 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है। ये तो 1/3 आरक्षण होता ही है। गणपूर्ति गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी हैं, होंगे ही होंगे, दोनों को आना है। गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है। लोकसभा राज्यसभा भी हो जाती है, विधानसभा भी हो जाती है अगर गणपूर्ति ना हो तो। ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति ना हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है। ये बढ़िया इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा, किया जा सकता है, ठीक है। और पूर्ति ना हो तो पंच और सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है, बढ़िया है। राजस्थान पंचायती छोड़ो, नहीं, यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी। 58 अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, तो सम्मेलन की अध्यक्षता उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। अगर अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता है तो वह करेगा। 59 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 क्या निर्दिष्ट करता है, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं को बुनियादी व्यवस्था बुनियाद रखना, ये निर्दिष्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। 60वां क्वेश्चन, अभी 2 मिनट में हो जाएंगे, परेशान मत होना। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा किसको, स्वशासन व्यवस्था। राजस्थान में क्या कहीं भी हो, स्वशासन व्यवस्था को प्रोत्साहित ही करेगा। 61 निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। तृणमूल कांग्रेस की बात नहीं हो रही, तृणमूल यानी रूट्स, जो जड़ें होती हैं उसकी बात है। पंचायती राज पद्धति जो है वो तृणमूल लोकतंत्र है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जमीन से जुड़ी। और बताओ, कोई और शब्द रह गया, जड़ों से बंधी। पंचायती राज एक व्यवस्था है, स्थानीय स्तर की स्वशासन की, यस। जैव संबंधों के त्रिस्तरीय अभिशासन की, यस। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, यस। उत्पन्न सोपानिक संरचना की, नहीं। 1, 2, 3। चलिए 64 स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है संघवाद का, शासकीय का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। विकेंद्रीकरण, केंद्र का सत्ता नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट भाई प्रधानी ही है, सबसे इम्पोर्टेंट पंचायत राज व्यवस्था, पंचायत और क्या कहते हैं नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका यही है। क्यों, क्योंकि यही जनता के सबसे करीब है, जनता के सबसे करीब है। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी तो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। विकेंद्रीकरण शब्द याद रखिएगा पंचायतों से, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा स्थानीय स्वशासन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, तो केंद्रीय नियंत्रण नहीं है। विकेंद्रीकरण यहाँ भी है, बस उल्टा पूछ दिया गया। विकेंद्रीकरण याद रखिएगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, फिर वही विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण शब्द को रट लीजिएगा, पंचायतों का संबंध विकेंद्रीकरण से। 68 सरकार की पंचायती राज प्रणाली की विशेषताएं क्या है। सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, यस। लक्ष्य गांव को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना, यस। इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं जिला परिषद में, यस। इनमें से सभी सही हैं। 69 पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, तो ये तो सबको पता है कि 15 अगस्त नहीं था, वह दिन 24 अप्रैल था। 70 पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। चीजें याद करते रहिए। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, स्थानीय जनता की, क्योंकि वहां जनता ही खपड़ी पे होती है। प्रधान जी के घर के बाहर पहुंच जाएंगे। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है सभी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास।
73 निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये वैशिष्ट्य नहीं है। 75 निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता? किसी एक क्षेत्र में नहीं होता तो नागरिकों की शिकायतें, स्थानीय निकायों पर नागरिकों की शिकायतों के मामले में राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता, जबकि आर्थिक मामले, कार्मिक, विधि निर्माण सब में होता है। जनता शिकायतें किसको सुनाए? 76 ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? मोहनदास करमचंद गांधी के आगे कोई टिक सकता है क्या? 77 सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। अब यहाँ से आने वाले क्वेश्चन शुरू हुए हैं जो बहुत आते हैं। तो बलवंत राय मेहता साहब ने, देखो मेहता में अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता में कंफ्यूजन होती है, तो यहाँ क्या लिखा है? त्रिस्तरीय, त्रि मतलब होता है तीन, इनमें कितने नाम है? तीन, बलवंत राय मेहता, मैंने तो ऐसे याद किया, आप भी ऐसे याद कर लो। अशोक मेहता में दो ही नाम है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय विस्तार योजना में जो त्रिस्तरीय समिति की बात कही थी वह बलवंत राय मेहता ने कही थी, ठीक है। फिर वही देखो क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, तो अशोक मेहता दो है, बलवंत राय मेहता तीन शब्द है, तो बलवंत राय मेहता। जीवी के राव तो बहुत बात को आया, एल एम सिंह पर बात को आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर मेहता साहब आए थे 1957 में, कौन से मेहता? बलवंत राय मेहता। बलवंत मतलब बलवान थे, उन्होंने कहा पहले हम जाएंगे, कहा ठीक है भाई तुम चले जाओ। उसके बाद इन्होंने 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है राजस्थान का नागौर। फिर 1977 में अशोक मेहता साहब आए। कहा 1977 में क्यों आए? क्योंकि कहा 1976 में जब इमरजेंसी लगी तो उसके बाद हमें बुलाया गया, तो इमरजेंसी से याद रख लेना। फिर कहा 77 के बाद 85 में क्या हुआ था? दल बदल कानून आया था, 10वीं अनुसूची आई थी, उससे याद कर लेना। जी वी के राव साहब, और फिर तुरंत 1986 में एल एन सिंघवी आ गए। तो इतना कठिन नहीं है दोस्त, लेकिन बहुत पूछा जाता है। बलवंत राय मेहता का त्रिस्तरीय देख लो कितना पूछा जा रहा है, तो बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय यहाँ देख लो सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के नागौर में। अभी तो हमने बताया था कि याद रखना। इसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित हुई, तो राजस्थान के नागौर। किसी ने गौर ही नहीं किया, पंचायती राज बन गई। पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वही बलवंत राय मेहता समिति। खुद ही देखो कितना क्वेश्चन आवत है। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू हुआ, तो वही बलवंत राय मेहता समिति, राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट। 83 निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही? तो बलवंत राय मेहता समिति। यहाँ आओ, यहाँ बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, एल एम सिंघवी, जीवी के राव। बलवंत राय मेहता आप जानते हैं त्रिस्तरीय, तो ए का 2 देखो कहाँ है, एक ही जगह है, मिल गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अशोक मेहता में कितने अक्षर हैं? 2, अशोक मेहता 2 स्तरीय। मतलब आप देखिए तो क्या कहानी क्या चल रही है, पढ़ने का तरीका तो बदल ही है। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय, अशोक मेहता 2 स्तरीय। C4 एल एम सिंघवी स्थानीय सुशासन पद्धति और जीवी के राव प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार। सबसे इम्पोर्टेंट ऊपर वाले ही है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय, अशोक मेहता 2 स्तरीय, एल एम सिंघवी स्थानीय सुशासन पद्धति। ये एल एम सिंघवी पे दूसरा एक प्रश्न है, वह बनता है, वह आगे आएगा तब हम बताएंगे, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कौन था? बलवंत राय मेहता, क्योंकि सबसे पहले तो यही आए, वास्तुकार यही थे, बी आर मेहता। अब देखो कितने मतलब क्यूट लोग हैं, उन्होंने जानते हैं कि आप बलवंत राय मेहता तो जानते हो, तुम बी आर मेहता लिखेंगे। कितने क्यूट लोग हैं, मतलब बलवंत राय मेहता तो आप पढ़ गए, तुम बी आर मेहता लिखेंगे। तो 2016-2015 यूपी पीसीआर लोअर, मतलब कितने क्यूट लोग हैं, ऐसा कई बार इन्होंने किया है, तो आप ध्यान रखिएगा। एम के गांधी अभी लिखा था, मोहनदास करमचंद गांधी को एम के गांधी लिखते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये लोग थोड़ा चालाकी करते हैं, लेकिन आप तो होशियार। अब यहाँ देखो कैसे घुमाया। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिशों के अनुसार, अब इतना लंबा चौड़ा दिया, लड़के का दिमाग घूम जाएगा। यहाँ क्या लिखा? त्रिस्तरीय, यहाँ क्या लिखा? 2 स्तरीय, यहाँ क्या लिखा? केवल जिला स्तर।
क्या बताया था बलवंत राय मेहता? 3 शब्द हैं, त्रिस्तरीय। अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। हाँ, राजस्थान और कहाँ? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान वाले कुछ दिन पहले कर लिए, जीत गए। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे आ गया, ठीक है? ध्यान रखिएगा, सबसे पहले राजस्थान और फिर आंध्र प्रदेश। बहुत ज़्यादा समय का गैप नहीं था। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई? तो राजस्थान। सिर्फ राजस्थान नहीं, नागौर भी याद रखेंगे। नागौर भी याद रखेंगे। नागौर डिस्ट्रिक्ट 2 अक्टूबर 1959। 89 प्रथम पंचायती राज व्यवस्था नागौर में। कोई दिक्कत नहीं, आपने तो रटा है, 2 अक्टूबर भी याद है। प्रथम राज्य कौन था? तो यहाँ राजस्थान दिया ही नहीं है। देखो समझदार लोगों की, राजस्थान ही नहीं दिया है। राजस्थान नहीं था, आंध्र प्रदेश देते, आंध्र प्रदेश ही लगा देते, वह भी नहीं दिया। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया। अब तो आप आंखें बंद करके नींद में कभी भी सुन लो। भारत में पंचायती राज प्रणाली कहाँ कब शुरू हुई? तो 2 अक्टूबर 1959, नागौर राजस्थान। ये तो वही याद आ गया, 2 अक्टूबर थी, हम पणजी गए थे, 3 अक्टूबर को वापस आए थे। तो भाई साहब, अब कोई पूछे 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, तो 2 अक्टूबर को सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज प्रणाली राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू की थी, ठीक है? जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? कुछ भी पूछ लो तुम, सिफारिश की, ये किया, वो किया, बलवंत राय साहब। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय साहब। बलवान है, इतने क्वेश्चन आ रहे कि आप बलवान हैं, क्वेश्चन बहुत पूछो हमसे। फिर देखो, त्रिस्तरीय बात जहाँ आएगी तो आप क्या लगाएंगे? बलवंत राय मेहता। 97 पंचायती राज त्रिस्तरीय कहाँ गया? बलवंत राय समिति, बलवंत राय मेहता। फिर यहाँ पे पंचायती राज से संबंधित नहीं है तो एल एम सिंह भी पढ़ के आए थे, अशोक मेहता, बलवंत मेहता सबसे पढ़ के आए थे। पीवीएन राव नहीं पढ़ के आए थे, ठीक है? याद कर लो एक बार सारी। बलवंत राय मेहता 1957, संथानम समिति 1963-64, अशोक मेहता 77-78, जीवी के राव 1985-86, एमएल सिंह भी 1986, हनुमंता राव समिति भी 1984 में बनी थी और थुंगन समिति 1988 में बनी थी। 4 तो हम पहले ही पढ़ के आए थे ये, ठीक है? बाकी 4 और याद कर लो इसमें, हनुमंता राव समिति 1984 और थुंगन 1988। तो ये जो 86-87 के आसपास है, ये बहुत बनी है। पहले हनुमंता राव बनी 84 में, फिर जीवी के राव बनी 85 में, फिर एल एन सिंघवी बनी 86 में और फिर थुंगन बनी 1988 में। HGLT कुछ भी करके याद कर सकते हो। याद देखो, दे भी दिया। आप यहाँ देखो बीपीएससी का 99, तो अभी हम पढ़ के आए थे। एच हनुमंता राव सबसे पहले बनी, तब 84 में। फिर जीवी के राव बनी थी, जीवी के राव बनी थी 85 में। फिर एल एन सिंघवी बनी थी 86 में। और बलवंत राव मेहता तो हम जानते हैं कब बनी थी, 57 में। अशोक मेहता 77-78 में। सारी तो बता दी हमने। तो ए का 3, बी का 1, सी का 5, डी का 2, डी का 4 याद हो गई? तो दिक्कत नहीं। आ जाओ 100 नंबर क्वेश्चन। कालानुक्रम में व्यवस्थित कर दो। सबसे पहले बी आर मेहता, बलवंत राय मेहता। 3 कहाँ है? सबसे पहले एक ही जगह लो, फिर अशोक मेहता, उसके बाद जीवी के राव, फिर एल सिंघवी। यहाँ भी वही मिलान करना है, छोड़ो अभी तो करके आए। कौन संबंध नहीं है? अशोक मेहता है, वी के आर वी राव समेत, संतानम समेत, बी आर मेहता समेत। तो वी के आर वी राव इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं था उनका। उनका नाम क्या था? जीवी के राव। जीवी के राव। तो यहाँ क्या लिखा है? बी के आर वी राव। समझ रहे हो फंसाने का तरीका? वाह भाई वाह। 103 निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो दिनेश गोस्वामी समिति संबंधित नहीं है। एक दो और आ गई, वो भी पढ़ लो। एल एन सिंघवी, अशोक मेहता पढ़ के आए थे, सादिक अली भी पढ़ लो। ये 1964 में सादिक अली समिति भी आई थी, याद रहेगा। पंचायती राज अशोक मेहता समिति, फिर त्रिस्तरीय। अशोक मेहता पूछा है, 2 स्तरीय। बलवंत राय मेहता नहीं पूछा है, त्रिस्तरीय पे चलती है। बलवंत राय मेहता के बाद अशोक मेहता, 2 स्तरीय। अब ये अशोक मेहता के ऊपर चलेगा कहानी है। देखो, अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय,
कहने को 150 क्वेश्चन है, लेकिन है थोड़ी ना वो, एक 5 ही 7 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की? ये इंपॉर्टेंट है, यही तो मैं बोल रहा था। तो अशोक मेहता के साथ साथ द्विस्तरीय के साथ साथ न्याय पंचायत भी बात करना। तो अशोक मेहता साहब ने द्विस्तरीय की बात तो कही थी, न्याय पंचायतों के गठन की भी सिफारिश की थी। तो न्याय पंचायत याद रखिएगा, ठीक है। न्याय पंचायत किससे संबंधित है? वही जो द्वितीय वाले थे। न्याय पंचायत दो ही शब्द हैं, न्याय पंचायत न्याय पंचायत न्याय पंचायत, तो दो, तो मतलब अशोक मेहता साहब। बाकी सब में बहुत शब्द हैं, जी वी के राव, एल एन सिंघवी, ठीक है, अशोक राव मेहता। तो दो दो से याद रखना, न्याय में दो शब्द हैं, यहाँ भी दो शब्द हैं। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की बात किसने कही थी? ये भी इंपॉर्टेंट, यही मैं बोल रहा था उसमें कि आगे आकर देखेंगे। तो एल एन सिंघवी साहब है, उन्होंने संवैधानिक की बात कही थी। इस समय भी एक सिंघवी साहब है, कांग्रेस के बड़े नेता है, वकील है, मनु सिंघवी नाम है उनका, आप जानते होंगे। तो वो वकील है, तो वकील मतलब संविधान, संविधान मतलब संवैधानिक, ऐसे याद कर सकते हो, कैसे भी याद कर लो, आपको याद रहे। एल एन सिंघवी संवैधानिक, तो सा से याद कर लो, सा से सिंघवी, सा से संवैधानिक, सा से सिंघवी, सा से संवैधानिक। 109 पंचायती राज संवैधानिक मान्यता, सा से संवैधानिक, सा से सिंघवी। वही दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता, द्विस्तरीय अशोक मेहता, द्विस्तरीय में ही अशोक मेहता में ही न्याय पंचायत, और एल एन सिंघवी में सा से सिंघवी, सा से संविधान। 110 भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने के, तो भाग 9 आप जानते हैं, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई? तो भाग 9 में। भाग 9 में आप जानते हैं ना, पंचायतें हैं, 9A में नगर पालिका, 9B में सहकारी समितियां, जो कि 2011 में संविधान संशोधन हुआ था। त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या क्या आता है? तो ग्राम पंचायत आता है, फिर क्षेत्र पंचायत आता है, फिर जिला परिषद आता है। रट लो बिल्कुल। 112 इसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो ग्राम पंचायत का, सिंपल। तो 2019 में पूछ रहे हैं बिहार वाले। चलो कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछो भाई, अब तो ये सब रट गए हैं हमें। मेन बात है पॉलिटी में नया लाए भी कहाँ से, हिस्ट्री पॉलिटी में नया लाए कहाँ से? अभी पीवाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री पीवाई। और निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है? तो जिला पंचायत अभी पर क्या है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर वाली बात नहीं है। नगर वाली किसमें है? 74वें में। याद रखना, फ्लो में बही मत जाना। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, क्षेत्र की बात जो भी होगी राज्य सरकार द्वारा होगी, पंचायतों की बात जो भी होगी वह राज्य सरकार के द्वारा होगी। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल। ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो जो भी सीमा में परिवर्तन की बात होगी, राज्यपाल, ठीक है। 116 ये आईएएस में पूछा गया, उप प्रभाग, मंडल, प्रजा, जनजातीय परिषद, ग्राम पंचायतों का अभाव किन राज्यों में है? तो ये आईएएस का है, अपने में आएगा नहीं, चाहो तो यहाँ से याद कर लो। उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद असम में है, मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, जनजातीय परिषद मिजोरम में, ग्राम पंचायतों का अभाव मेघालय में है। तो ये ध्यान रखना, मेघालय और मिजोरम दोनों ही राज्यों में जनजातीय परिषदों और ग्राम परिषदों का अस्तित्व है। 117 निम्नलिखित राज्यों में किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो नागालैंड में नहीं है, ठीक है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य पर लागू नहीं होते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में कहते हैं जनपद पंचायत, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश में अपने यहाँ होता है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक जिसे बोलते हैं। तालुका परिषद होता है गुजरात में, तालुका। आपने सुना था ना कि इस तालुके से दांडी यात्रा शुरू हुई थी, या उस तालुके में ये हुआ था, तो गांधी जी के साथ ये तालुका शब्द बहुत बार जुड़ा हुआ है। और आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल नहीं, पश्चिम बंगाल में है। जवान फिसल जाती है इतनी देर से बोलते रहो तो, बिना पानी पिए। पंचायत समिति के सदस्य तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, आप जाते हैं वोट देने, हम तो जाते हैं, आप जाते हैं कि नहीं पता नहीं, वोट अवश्य देना चाहिए, चाहे पंचायत का हो, चाहे प्रधान का हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो। हालांकि प्रधानमंत्री को हम वोट नहीं देते, लेकिन सांसदों को देंगे तभी तो वह आगे बनाएंगे। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अब ये दो तीन क्वेश्चन में चलेगा। पंचायती राज प्रणाली पंचायत समिति गठित होती है, तो खंड स्तर पर पंचायत समिति गठित होती है, क्षेत्र पंचायत। ब्लॉक स्तर पर पंचायत प्रशासनिक प्राधिकरण,
ब्लॉक स्तर पर होता है प्रशासनिक प्राधिकरण। 123 भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल प्रशासनिक प्राधिकारी है। तो ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकारी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे यहाँ अधिकतर लोग ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए तैयार रहते हैं कि भैया बस ब्लॉक प्रमुख बन जाए। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित होता है जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही। पहले तो जिला पंचायत सदस्य बनो, उनमें से ही एक व्यक्ति जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाता है। कैसे बनता है ये यूपी के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे बनता है, ठीक है। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा हमारे यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है। हमें बहुत अच्छे से पता है कौन है, कौन है, समझ रहे हो आप, कौन है जिला पंचायत अध्यक्ष और कौन है। मतलब जो समझदार होंगे वो समझ गए होंगे, जो ज्यादा समझदार होंगे वह भी समझ गए होंगे, जो समझदार नहीं होंगे वह भी समझ गए होंगे। तो हमारे यहाँ जिला पंचायत कौन है और कौन है। चलिए 125, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा। सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन कर लेंगे, ठीक है। मतलब राजनीति को जरा गौर से देखो, बड़ा मजा आता है। तुम मत देखना, हम तो बर्बाद ही हुए हैं, तुम मत बर्बाद होना। 127, इस समय हम राजनीति देख रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े कहे जाने वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की सीख रहे हैं वहां से। भारत में स्थानीय शासन के इस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हम अभी जान पाए कि लोग क्यों पढ़ाते पढ़ाते बीच में बकवास करते हैं, क्योंकि ये इतनी देर पढ़ाते पढ़ाते दिमाग का दही हो जाता है एक कमरे में, ना इधर से कोई ना उधर से कोई, तो करें क्या, धीरे धीरे कुछ ना कुछ निकल जाता है। लेकिन सब निकले, ऐसा निकले कि हाँ सही हो, कुछ भी ना निकल जाए मुंह से। भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है, या सही नहीं है, और सही नहीं है इसीलिए आंसर यही है। फिर राजस्थान वाले इतना लंबा चौड़ा पूछेंगे। हाँ, सही उत्तर का चयन करना, पहले तो इसे सर्कल मारो। राज्य के पंचायतों नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है, कौन तैयार करता है, राज्य निर्वाचन आयोग। अच्छा पूछा है, हाँ करता है। राज्य की पंचायतों नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है, यस करवाता है। राज्यपाल के निर्देशों के अनुरूप पंचायतों नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन कराता है, बिल्कुल नहीं कराता है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं निर्वाचन करने का कार्य करता है, नहीं। 1 और 2 केवल सही है। चलिए 129, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत होता है, निरीक्षण निर्देशन नियंत्रण सब। 130, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं, तो राज्यपाल द्वारा, ये भी कुछ कई बार पूछा। तो आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो 243 ए के, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, क्या करना, 1994 में हुआ था। मध्य प्रदेश वाले विशेष ध्यान दें। 134, यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। मतदान स्थगित हो जाएगा, नहीं होगा, मतदान स्थगित नहीं होगा, ये भी नहीं है। यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा, हाँ ज्यादा सही है। यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा। 3-4 लोग हैं तो अलग बात है। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष है तो मतदान स्थगित नहीं होगा, क्योंकि उस अगर वह जीत जाएगा, जिसकी मृत्यु हो गई, तब तो फिर निर्वाचन कराना ही पड़ेगा। अगर नहीं जीतता है वह तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो आप। जो जीत गया वो वैसे भी जीतता है। छत्तीसगढ़ वाले, हाँ तो छत्तीसगढ़ वाले हम जान गए छत्तीसगढ़ वालों की कहानी। पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है, ऐसे क्यों पूछते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसे है ना, आप जानते हैं ना छत्तीसगढ़ ऐसा कुछ है, तो वो कहते हैं हम ऐसे ही पूछेंगे, इतना लंबा चौड़ा पूछेंगे कि पहले आंसर चेक कर लो, बस रट लो कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। एक सही है, एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है पंचायत चुनाव में, यस होता है। अधिक, एक से अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं, यस होते हैं। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है, यस करता है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है, यस करता है। नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, यस हो सकता है। नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, यस हो सकता है।
नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग ऑफिसर हो सकता है, नहीं हो सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ही एकमात्र होता है, नहीं होता है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है अगर उसकी 21 वर्ष आयु पूरी हो गई हो। देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है, कितने हैं भाई, कितने हैं, कितने हैं, कितने हैं। हाँ, 173, 173। 10 मिनट और, 10 मिनट में हम खींच लेंगे। 137, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष नहीं चाहिए। अगर समय पूर्व पंचायत भंग हो जाती है तो नई पंचायत केवल उतने समय के लिए बनेगी जितने समय के लिए बची थी। जैसे मान लो एक पंचायत का गठन हुआ, पंचायत का गठन कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए। मान लो 2 वर्ष पंचायत चली, फिर भंग हो गई, तो अब जो नई आएगी पंचायत वह 3 वर्ष के लिए आएगी, ना कि पूरे 5 वर्ष के लिए। समझ गए? यस, समझ गए। 243 चार। 138, वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है, उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। तो ये तो सभी जगह इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो यहाँ पर वित्त आयोग राज्यपाल गठित करता है, केंद्र में वित्त आयोग राष्ट्रपति गठित करता है। तो यह बताओ इस समय राष्ट्रपति महोदय ने किसे वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? नहीं पता तो जाओ 10 मिनट की सीरीज वाला जो बना हुआ है पीसीएस वाला प्लेलिस्ट, मिल जाएंगे। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन गवर्नर यानी राज्यपाल करते हैं। यहाँ भी वही है, राज्य वित्त आयोग जो है वह राज्य से नीचे स्थानीय शासन में कितना पैसा आएगा क्या आएगा वह डिसाइड करता है, उसके गठन का काम राज्यपाल महोदय करते हैं। कौन सा प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले कर और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संतुष्टि देते हैं? तो वित्त के बारे में वित्त आयोग बताएगा। स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की भूमिका नहीं है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है भूमिका नहीं है, ऐसा थोड़ी है भूमिका है। वहाँ का भी आदमी कह सकता है, कुछ ट्रांसफर करवा सकता है चीजें ऐसे। 73वें 74वें संविधान संशोधन के बावजूद स्थानीय स्वशासन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है। यस, ये राज्य विषय ही है। ठीक है, हम लोग बहुत देर से पढ़ रहे हैं राज्य विषय। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, अवश्य। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है। तो ये सही है, आर गलत। निम्नलिखित में कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य वित्त आयोग है, जिला पंचायत है, राज्य निर्वाचन अधिकारी नहीं है। ठीक है, 1 2 3। जिला पंचायत संवैधानिक प्राधिकरण है, जिला पंचायत तो वो तो है ही, क्योंकि जिला पंचायत किसमें आती है? 243 में, 74वें संविधान संशोधन। संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? ए लिखा होगा कहीं। 9 है नगर पालिका से, 9A है, सॉरी 9 है पंचायत से, 9A है नगर पालिका से, 9B है सहकारी समितियां से। 148, 74वें संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है? यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने को बंद करता है। यस, जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है। यस, केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य नहीं। महिलाओं के लिए आरक्षण। यस, 1 2 3 सही है। चलो 150 पे आ गए, 20 क्वेश्चन और बचे हैं, 5 7 मिनट और। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय 74वां पंचायत पढ़ रहे थे, अब नगर पालिका आ गई और कुछ थोड़ी है। अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान तो 243 ना में हुआ है। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष। पंचायत भी 5 वर्ष, नगर पालिका भी 5 वर्ष, लोकसभा भी 5 वर्ष, विधानसभा भी 5 वर्ष, राज्यसभा कोई वर्ष नहीं, स्थगित ही नहीं होती। नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? तो यह है कि जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या आकृषीय कृतियों में लगी हो। यह सही नहीं है। 154 पढ़ लेना ये पहुंच करके। ठीक है, यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, छावनी बोर्ड से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं।
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए वही उम्र है जो नगर पंचायत के लिए, पंचायत के लिए है 21 वर्ष। नगर पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए अर्हता 25 वर्ष नहीं है, 21 वर्ष से कम नहीं। पार्षद है तो उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। 2 वार्ड से पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। कोई व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। तो देखते हैं कौन सा सही है। बी सही है, 1 2 5, 1 2 5, 1 2 5। कोई व्यक्ति पार्षद और अध्यक्ष का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, ये नहीं है। 2 वार्ड से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। जरा सा तो वार्ड है, वहां भी तुम 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हो, फिर एक जगह खाली कर दोगे, फिर कराना पड़ेगा चुनाव। फर्जी का काम मत करो। अब बड़ा आदमी हो, वो कह रहे हम तो सभी जगह से चुनाव लड़ लेंगे, कहीं तो जीत ही जाएंगे। बी 2 3 4, यानी कि नगर पालिका की अवधि गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से होती है, जैसे पंचायत में होता था 5 वर्ष होता है। ठीक है, 2 वर्ष में विघटित हो गई तो आखिरी वही जो मैं बताया था 5 साल होता है। 2 वर्ष में अगर भंग हो गई तो 3 वर्ष के लिए अगली वाली आएगी। छत्तीसगढ़ वाले बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन पूछते हैं, बस करके आप देख लेना। इसका बी आंसर सही है, 2 4 6। 161, नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है? सही है, नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनती है। यस। इसमें वार्ड में से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं तो होंगे ही, उसमें क्या नई बात। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं। यस। अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित होता है, ऐसा कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ वालों ने बहुत क्वेश्चन पूछे नगर पालिका में, नगर पंचायत नगर पालिका दोनों। यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा? कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। ठीक है। पीसीएस 163, उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है अपने नगर क्षेत्र में निर्वाचित सभी वयस्कों द्वारा? नहीं, अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सभी निर्वाचकों द्वारा। हाँ, जितने मतदाता सूची में लोग हैं उतने। नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से। ठीक है, चौथा दूसरा सही है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? लखनऊ छावनी परिषद है क्या? कानपुर नगर निगम है? काकोरी नगर पंचायत है? गाजियाबाद नगर पालिका परिषद थोड़ी है, गाजियाबाद इतना बड़ा तो है। नगर पालिका नहीं बल्कि नगर निगम है। लखनऊ में नगर निगम के साथ साथ छावनी परिषद भी है, ध्यान रखिएगा लखनऊ के बारे में। 165, संविधान के 73वें 74वें संशोधन में किनके सृजन के लिए उत्तरदायी था? तो राज्य निर्वाचन आयोग हो गई, जिला नियोजन समिति, राज्य वित्त आयोग दोनों होंगे। कर्म के लिए कोई बात नहीं है। चलो 166, 73वां अधिनियम 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थापनों को प्रोत्साहित करना है। जिला योजना समितियों का गठन करने की नहीं। निर्वाचन आयोग यस, वित्त आयोग यस। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो 20 और 5 याद रखिएगा। जिला आयोजन समिति में 20 और 5, बस 5 और क्वेश्चन। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति अभी देख कर आए? 243 ZD। निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? सभी है, नगर पंचायत भी है, ग्राम पंचायत भी है, क्षेत्र पंचायत भी है, 1 2 3 सभी। भारत में महानगर योजना समिति भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। यस। उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। यस, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। चलिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य इसके पात्र हैं, किसी भी परिवार के, वहां कोई गरीब अमीर कुछ नहीं देखना, किसी भी परिवार के। 172, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने, क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ग्राम पंचायत की है। सबको पता है कहानी क्या चलती है, इन लोगों को रखा जाता है, कैसे रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा। ठीक है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, 10-12 क्वेश्चन है, देख ही लेते हैं पूछो नहीं। एक, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है, तो ये लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। ठीक है, कुछ वर्गों के संबंधित विशेष उपबंध प्रावधान, ये भाग 16 है, ध्यान रखिएगा भाग 16। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 330 में, इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 330, याद रखिएगा। और विधानसभा में अनुच्छेद 332 भी है।
चलिए, हाँ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। किसी जाति जनजाति को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? तो सबसे ऊपर जो है भारत का राष्ट्रपति, बहुत बार पूछा गया है, और राज्यपाल के परामर्श से, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति की सूचियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई और संशोधित की जाती है, ये सही नहीं है। यही आंसर होगा। ठीक है। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो उस समय 1206 थी। निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? तो मध्य प्रदेश में है, ये ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट आंकड़ा है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में, फिर राजस्थान में है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है। किनमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो ना राज्यसभा में है और ना राज्य विधान परिषद में है। दोनों इसके आंसर सही है, क्योंकि इनमें आरक्षण किस लिए नहीं है? क्योंकि यह पहले से चुने हुए लोगों द्वारा चुनकर आते हैं। ठीक है। 9 नंबर, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 338 और 338 ए में है। इंपोर्टेंट है सब, हल्के में मत लीजिएगा। ये संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया? 338 का में, 338 का द्वारा। निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय है? तो मानवाधिकार आयोग नहीं है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, जांच एजेंसी नहीं है, राष्ट्रीय आपदा नहीं है। तो जनजाति आयोग। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी है। ठीक है। ये तो एंग्लो इंडियन का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो हम मनोनीत नहीं करते इन्हें, अब इन्हें मनोनीत नहीं किया जाता। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? 333 था। अब कोई भी आंग्ल भारतीय मनोनीत नहीं होता है। ये बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? बहुत पूछा जाता है। काका साहब कालेलकर। कालेलकर जी की अध्यक्षता में आज पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलो, लाइक कमेंट शेयर कर देना, विविध पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इति क्या बोला जाता है, ये संपन्न क्वालिटी आपकी पीवाईक्यू हमने 12 अक्टूबर से पहले पहले खत्म करवा दिया। आपका एग्जाम है, उससे पहले आपने देख लिया होगा अच्छे से, चीजें हो गई होंगी। हिस्ट्री भी कंप्लीट करा दिया, पॉलिटी भी कंप्लीट करा दिया, ज्योग्राफी भी चल रही है। जय हिंद, जय भारत।